तो लास्ट आज का हमारा टॉपिक है जाति और समाज सुधारक के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी तक हमने ऊपर देखा था कि मुस्लिम महिला और जो हिंदू महिला थी उन दोनों ने ही जातियों के समर्थन में कई सारे काम किए थे। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है जैसे कि पंडिता रमाबाई हो गई, इसके साथ साथ हमने बात किया एक शेखावत के बारे में बात किया जो मुस्लिम महिला थी। ये जितने भी महिलाएं थी इन्हें को हम समाज के सुधारक बोलते हैं। इन महिलाओं ने कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। अर्थात ये मानते थे कि जाति के अंदर जो एक ही समाज के या एक ही जाति के लोगों के बीच में जो बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, ये इनके खिलाफ थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन था। जो प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज का मतलब होता है कि ऐसा समाज जो भगवान की प्रार्थना को सर्वोपरि रखता है और भगवान की प्रार्थना को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है। ये इसके बारे में बात करता है। जैसे कि कहता है इसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया, बल दिया गया। सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता। आध्यात्मिक मतलब होता है कि एक ही धर्म के अंदर जितने भी जातियां होगी उन सभी के बीच में अपने धार्मिक पूजा पाठ को समानता दिया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें शामिल किया गया। इसमें कहता है जाति उन्मूलन के लिए। जाति उन्मूलन का मतलब होता है कि हमारे एक समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जातियां होती है हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये इसमें शामिल किया जाता है। तो जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस नामक मंडली का एक गठन किया गया। परमहंस इसे कब बनाया गया? तो 1840 में बनाने का काम चालू किया गया था। कहता है इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से सबसे या बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। यदि हम चाहते हैं कि समाज में रिफॉर्म हो, समाज में सुधार हो, तो जरूरी है कि समाज में सुधार करने के लिए उच्च जाति के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए और उन्हें इंक्लूड किया जाए। गुप्त बैठक में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे। मतलब एक साथ बैठ के भोजन नहीं करने वाली प्रथा को खत्म करना। इसके साथ साथ नीची जाति के लोगों को ऊंची जाति के लोगों के साथ जो छुआछूत का भावना था उन्हें खत्म करना, ऐसी चीजों को इसमें शामिल किया गया जिसे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। मतलब उनके बीच में जो समस्याएं पैदा हुआ करती थी ये उन चीजों को खत्म करने के बारे में पहली बार प्रयास किया गया। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि ये जाति के अंदर जो व्यवस्था चल रही है ये सबसे खतरनाक है और बर्बाद कर देने वाली है। 19वीं शताब्दी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे, क्योंकि आदिवासी लोगों को भी वह अब वो अधिकार मिल रहा था जो समाज के उच्च जाति के लोगों को मिल रहा था इस समय। उसी समय कहता है हमारे पास क्या बहुत सारे गरीब लोग शहर में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरों की कितनी मांग पैदा हुई होगी। बात सही है कि जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वहाँ पर नौकरी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो लोग नौकरी की तलाश में बाहर से आ रहे थे ये उनके विकास के लिए काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था, अवसर था अपने जीवन को ऊंचा बढ़ाने के लिए या ऊपर करने के लिए। शहरों में नाली बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतें के साथ साथ का निर्माण करना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियों को साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले की जरूरत पड़ने लगी और इस रूप में कई बड़ी संख्या में उनके लिए रोजगार पैदा होना चालू हुआ। ये श्रम कहाँ से आया? ये जो रोजगार आ रहा है कहाँ से आ रहा है रोजगार? कहता है इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरों की मांग पैदा हो रही थी।
तो जो गांव था जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब रहा करते थे, वहाँ से लोग बाहर निकले और रोजगार की तलाश में वो शहरों की ओर गए, ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक रोजगार के तौर पर, एक श्रम के तौर पर काम कर सके। शहरों में जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। अब देखो, जो गांव में नीचे जाति के लोग होते हैं, जब शहर में जाते हैं तो उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव देखने को बहुत ही कम मिलता है। मतलब ये हुआ कि समाज जैसे ही बदलता है, उनके बदलने के साथ साथ उनके तौर तरीके और व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलता है। कहता असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को ये गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। भले ही उनके साथ थोड़ा सा काम करना कठिन होता है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब वो समाज से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ जो पहले व्यवहार हुआ करता था, अब वो व्यवहार आपको देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से उनके समाज में, उनके जीवन में बदलाव आया और ये उनके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता था इसके अंदर। इसमें क्लास कहता भी हमारे पास क्या, जूता कौन बना सकता था। अब ये समाज के छोटी जाति के बारे में बात करता है। यदि कोई व्यक्ति समाज में गांव में है और वो शहर में गया, तो गांव में वो निचली जाति के लोग हैं, लेकिन अब शहर में गया तो किसको पता है कि वो निचली जाति के लोग हैं या नहीं है। लेकिन जब शहर में जाता है, वो जूता बनाता है, किसी को पता है कि वो जूता कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा। क्या वो नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, किसी को इसके बारे में नहीं पता। मतलब वहां पर जातिगत व्यवस्था, जातिगत तौर पर जो अंतर है वो खत्म हो जाता है। वहां पर डिफरेंस खत्म हो जाते हैं और वहां पर हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, कौशल के अनुसार काम करने का मौका मिलता है। तो कहते हैं, चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वह मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिन्हें गंदा या दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार करते थे। इसमें फायदा किसको हुआ? मोची को हुआ, क्योंकि इनका एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल काम होता है और ये परंपरागत काम इनका होता है। तो कहीं न कहीं इनको फ़ायदा हुआ, लेकिन क्या ये इनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए कई सारे और काम किए गए, लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की माँग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? मोची को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मोची अपने काम से फ़ायदा कमा रहा है और कोई और जातीय काम कर नहीं पाएगा। तो फ़ायदा किसको यहाँ पर होता है? डायरेक्टली मोची को ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो इसमें दिखाया गया हमारे पास। इसके अलावा दूसरी तरफ की नौकरी भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लगे लोगों की जरूरत बढ़ रही थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। तो अब इन्हें सेना में भी भर्ती दिया जा रहा है। जो महार जाति पहले पिछड़ी और इन्हें अछूत माना गया था, अब उन्हें सेना में जगह दिया जा रहा है, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। दलित आंदोलन के नेता भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ते थे, तो इन्होंने भी देश के विकास में काफ़ी बड़ी मात्रा में योगदान दिया। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई, तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की परमिशन दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके। यहाँ ऊंची जाति के लड़कों को ही पढ़ाया जाता था और ये इसकी खास विशेषता मानी जाती है। मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर लड़कों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, खास कि किन को? जो महार जाति के हैं, निचली जाति के, लेकिन यहाँ पर उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो हमारे समाज में समय के साथ काफ़ी कुछ बदलाव आए, सुधार हुए और ये उसका एक चित्रात्मक रूप दिखाई पड़ता है। तो क्लास ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।